आई थिंक कुछ क्वेश्चन सेशन कर रहे थे ऐसे ना, नहीं कर रहे थे? चलिए बच्चों, अपन ने बल्क मॉडुलस की और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात नहीं की थी ना? बल्क मॉडुलस ना बात की अपन ने। सिंपल है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। इसमें क्या है कि बीटा से डिनोट करते हैं इज व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेन बोल सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल्स टू, नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो अप्लाइड प्रेशर के बराबर होता है, और ये माइनस डेल्टा वी बाई वी होगा। तो बीटा की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी वी बाई डेल्टा वी। और एक और चीज आती है, इसको अपन बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी इज व्हाट, बता दिया था पक्का? फिर कैसे मना कर रहे थे तुम लोग? अरे आपको नहीं पता था कि ये बताना है? ये बात कर ली थी अपन ने। हाँ तो यहीं से बात करेंगे और क्या। अब सुनो, या चेंज नहीं बोल सकते अपन, इसको बोलेंगे डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल डेंसिटी ऑफ बॉडी अंडर प्रेशर, ऐसे बोलेंगे प्रेशर। ठीक है, ऐसे मान के चलें कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, इस पे हमने हर तरफ से फोर्स अप्लाई किया, तो इस पे प्रेशर लगेगा। उस प्रेशर की वजह से इसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हुआ, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, है ना। तो अगर मैं इससे बात करूं, इफ इनिशियल वॉल्यूम is V, then what is the final volume? Final volume V final will be equals to V minus delta V, where delta V is a decrease in volume. ये तो होगा। इनिशियली डेंसिटी अगर मैं रो कंसिडर करके चलूं तो रो इक्वल्स टू होता है एम बाय वी, एंड रो डैश होगा फाइनल डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, एम अपॉन वी माइनस डेल्टा वी, राइट। अब आप क्या बात करने वाले हो यहाँ से, रो डैश इक्वल्स टू एम अपॉन, जल्दी बताएं क्या होगा, वी माइनस डेल्टा वी, और डेल्टा वी को आप यहां से लिख देंगे इन मैग्नीट्यूड। क्या लिखें जल्दी बताओ? डेल्टा पी वी अपॉन बीटा। तो डेल्टा पी वी बाय बीटा, अब वी को बाहर ले सकते हैं, वी को बाहर लोगे तो एम बाई वी रो हो जाएगा। तो रो अपॉन 1 - डेल्टा पी बाय बीटा। ये डेल्टा पी इंक्रीज इन प्रेशर है, कई बार इसको डायरेक्टली पी भी लिख दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे बात की जाए कि हमारे पास लिक्विड के अंदर या सी वाटर के अंदर यहां से एच बिलो कोई बॉल रखी हुई, तो इस बॉल की फाइनल डेंसिटी अगर हम बात करें तो यहाँ जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा डेल्टा पी क्या होगा, रो जी एच, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। सो यहाँ इसकी अगर डेंसिटी की बात की जाए इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो रो डैश विल बी इक्वल टू रो अपॉन 1 - रो ऑफ वाटर जी एच बाय बीटा। अगर आप चाहो तो इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पुट कर सकते हो, तो इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, रो डैश इक्वल टू रो अपॉन 1 - रो ऑफ वाटर जी एच इंटू के, राइट। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ चुके हैं और फॉर्मूला फॉर्म भी पूछा जा चुका है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आते हैं, कम से ज्यादा टाइम उन्होंने कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू दी ना कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। ठीक है, क्या हुआ, क्या पूछना चाह रही है? क्या हुआ? देखने और घूर के देखने में फर्क होता है।
ये रिजिड वॉल और ये कोई एल्यूमिनियम क्यूब है, यहाँ पर ऐसे बोलते हैं मेटल क्यूब। अरे यार ये तो चीटिंग है, उनको नहीं दिख रहा होगा ना उधर से, गड़बड़ है ये ये- हम्म। तो खुश तो बहुत होंगे तुम लोग ना, कल तुम खत्म फ्री हो जाओगे यहाँ से और क्या। कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ाई करने पे शेयर करते हैं बहुत कॉमन होती है। कल लास्ट है, मैंने कहा कल फ्री हो जाओगे, ऐसा थोड़ी बोला आज फ्री हो जाओगे। एक एक क्वेश्चन है यार, वो कल किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, वो जेई का आया हुआ सवाल है, आसान है हालांकि। उसमें ये था कि एक रिजिड सपोर्ट है, उससे दो मेटल वायर्स हैं, ये दो वायर्स हैं, लेंथ एल एंड एरिया ए, लेंथ एल एंड एरिया ए। इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी y1 है, इसका y2 है, और यहाँ पर एक वेट आपने हैंग किया हुआ है w। तो आपको इसका इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बताना था। सो जस्ट बिहेव लाइक अ स्प्रिंग्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वही तो करोगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग क्या होता है, k इक्वल्स टू k1 प्लस k2, और k क्या होता है वाई ए बाई एल, है ना। तो एरिया डबल करना पड़ेगा, जब दोनों वायर्स को ज्वाइन करके सिंगल वायर में कन्वर्ट करोगे तो लेंथ सेम रहेगा, एरिया डबल होगा। नहीं समझ में आई बात। तो अपन इसको k इक्वल्स टू k1 प्लस k2, k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y इक्वलेंट 2a बाई एल इक्वल्स टू y1 a बाई एल प्लस y2 a बाई एल, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और y इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 बाई 2। एक और क्वेश्चन था वो कि जो मैं जिस कंसेप्ट बता रहा हूँ कर लोगे तुम आराम से, कि एक पेंडुलम है, सुन लेना ध्यान से। मतलब इलास्टिसिटी के जो ज्यादा थोड़े बहुत डिजाइन विजाइन वाले सवाल आते हैं सारे मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करके आते हैं। वो मैकेनिक्स में कहीं भी टेंशन लेके आना है, टेंशन कैलकुलेट कर लो, स्ट्रेस मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ पे फॉर्मूला लगा दो यंग्स मॉडुलस का। सो क्वेश्चन ये था कि एक पेंडुलम बॉब जो है वो मेटल पेंडुलम बॉब है, किसी मेटल वायर से आपने उसको अटैच किया और किसी फ्लोर से डेल्टा एल अबाउ है वो, राइट। जब वो रेस्ट पे था, जब उसमें टेंशन mg के बराबर होगा। अब अगर हम उसको मैं कोई v वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता हूं वहां पर, तो उस v वेलोसिटी की वजह से वो किसी एंगल पे जाएगा, रुकेगा, स्विंग स्टार्ट कर देगा। अब इस सिचुएशन के अंदर या तो ऐसे बोल दे वी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे, या ऐसे बोल दे कि किस मैक्सिमम एंगल से रिलीज करूं कि वो बॉटम को ग्रैज करता हुआ निकल जाए। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा एल गैप था उसके बराबर लेंथ इंक्रीज हो गई, तो स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल होगा, राइट। अब हमें वही y इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यूज करना है, लेकिन यहां क्या करेंगे हम लोग, टेंशन का जो वैल्यू लेंगे वो mg प्लस mv स्क्वायर बाई एल लेंगे, और v की वैल्यू क्या लेंगे, रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। वहां से रिलीज किया ना ए साइड से आपने, और वहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते, cos थीटा मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। नहीं समझ में आई बात, बस सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे सारे सवाल आते हैं, वो तुम्हारे वर्टिकल साइकिल वाले पूछ लेंगे या कॉनिकल पेंडुलम वाले पूछ लेंगे, वो सारे क्वेश्चन कहानी यही ले देखे कि टेंशन निकालनी होती है फाइनल, उसके अकॉर्डिंग चेंज इन लेंथ मिलती है, सारी चीजें होती है। यहाँ जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा था एग्जाम्पल के लिए, इसमें ये है हमारे पास रिजिड वॉल, और यहाँ पर एक मेटल क्यूब जो है वो फर्मली फिक्स्ड है, यहां से फिक्स्ड है ये सरफेस से, ये मेटल क्यूब है, मेटल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड ईटा 25 गीगा पास्कल, राइट।
अब यहां से तो फिक्स्ड है ये फॉर्मूली। अगर आप इसके फ्री सरफेस, फ्री फेस पे, ये वाला जो फेस है, इस फेस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो इक्वल टू 1000 kg वेट, तो सवाल ये है कि इसका जो टॉप एंड है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, राइट? सो इफ वी अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू 1000 kg वेट, तो होगा ये कि ये तो फिक्स था, ये एंड थोड़ा नीचे आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो हमें ये डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? बताएं कितनी होगी? यहां से कुछ और चीज भी हमारे समझ में आएगी। बताओ। 10⁻⁻⁴/25 मीटर। 25 मतलब 1/0.04, तो 4 × 10⁻⁻⁻6। हाँ आएगा तो माइक्रोमीटर की रेंज में। सिंपल है यार, नहीं आया? फॉर्मूले में तो वैल्यू डाल दी। ईटा इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके ओके। तुमने बोला कि बता दिया, तो मैंने फिर नहीं बताया यार। तुमने आते बोला कि, तो आपने बता दिया, तो मुझे लगा मैंने बता दिया होगा। हाँ, अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद अपन ने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात अपन ने नहीं की, मतलब नहीं की। हाँ, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन ना, क्या लिखाया था? शेयर स्ट्रेन में लिखाया होगा ये तो। अपन ने कहा था ना, स्ट्रेस को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, स्ट्रेन को ई से डिनोट करेंगे, ऐसा नहीं किया था? कहां पर? अरे वो कैपिटल ई ना, कैपिटल ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना? अब उसको ई शेयर मतलब जनरली इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना। ऐसे लिखना ना यार, बुरा नहीं मानना अपन। ई शेयर इक्वल्स टू ईटा। अब ठीक है, ईटा बीटा। क्या समझ में आया इस सवाल से? ये हम डायग्राम बना लेते ना ऐसे बड़े बड़े, ऐसे इतना उसको नीचे मूव कर दिया। माइक्रोमीटर का शिफ्ट आपको आंखों से दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता ना, तो ये जो शेयर स्ट्रेस आता है उसकी वजह से जो डायमेंशन शिफ्ट होती है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट की होती है, इट्स नॉट विजिबल। हाँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल में मेजर किया जाए तो समझ में आता है कि हाँ वो शिफ्ट तो हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से वो सवाल नहीं होता आपके, किसी आप एक मेटल वायर उस एक लोड हैंग करके रिलीज कर दिया, तो वो जो वाइब्रेशन करता है वो वाइब्रेशन आप देख नहीं सकते, पर वो होता तो है, टाइम पीरियड आता है उसका 2π√ml/y। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। ईटा बीटा बीटा, हमारे दोस्त का नाम था बीटा स्वामी, कॉलेज में था बीटा स्वामी। हमने कहा होगा यार बीटा स्वामी सरनेम सा, तो पहले पहले तो बहुत लंबे अरसे तो ये समझते रहे कि इसका निकनेम होगा बीटा। फिर बाद में उसकी जब कॉलेज में कॉपी वॉपी भी, नाम हुआ भी बीटा स्वामी। एक बार घर जाने का मौका मिला उनके घर पे, तो छोटी बहन को उसने आवाज दी पानी लाने के लिए, अल्फा
पानी लेके आना। तो मैंने कहा वास्तव में इसका नाम अल्फा है? बोले हाँ अल्फा है। फिर उसने बोला कि दो बहनें हैं, एक का नाम गामा स्वामी है, एक का नाम अल्फा स्वामी है, मेरा नाम बीटा स्वामी और मेरे पिताजी केमिस्ट्री के टीचर। केमिस्ट्री वाले टीचर को मतलब अल्फा बीटा गामा क्यों नाम था? कुछ और रखते वो, एल्केन एल्काइन कुछ एरोमेटिक। चलिए, हाँ तो आ गया ना सबका आंसर? वो फॉर्मूले मेरी डालनी थी बेटा, क्या करना था बताओ? ईटा इक्वल्स टू व्हाट? एफ टेंजेंशियल बाय एरिया, और ये डेल्टा एल बाय एल, ये तो करना था। तो हमें ये निकालना है, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ गई जल्दी बताओ? एफ टेंजेंशियल एल बाय ईटा ए, ऑल द वैल्यूज आर गिवन। क्या आ रहा है सोल्व करने पे? 4 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, 4 माइक्रोमीटर, राइट। एक चीज और मैं बात कर लूं वरना दिमाग से निकल जाता है वो ना, पॉइजन्स रेशियो। अब तक हम क्या बात करके चले कि हमने वायर वायर को खींच दिया तो उसका एरिया वेरिया कोई चेंज नहीं हुआ, पर वास्तव में ऐसा थोड़ा ना होता है। हम जब उसको पुल करते हैं तो लेंथ बढ़ता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, वॉल्यूम सेम रखने के लिए, ऐसा ही होता है ना। पर जरूरी नहीं सब जगह वॉल्यूम सेम रहे, वॉल्यूम बदल भी जाता है, वॉल्यूम सेम रहने की कंडीशन भी आती है, राइट। तो पॉइजन्स रेशियो में अपन को क्या बात करना है, पहले इसकी बात कर लें थोड़ी सी अपन। पॉइजन्स रेशियो होता क्या है वैसे ये? इसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी हमारे पास रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पर कोई भी हमारे पास एक मेटल वायर था, इसका कुछ ना कुछ इनिशियल रेडियस रहा होगा, और जब इसको अपन ने यहाँ से पुल कर लिया तो इसका जो रेडियस है थोड़ा डिक्रीज हो गया लेंथ बढ़ने की वजह से, ऐसे मान ले, ठीक है, ऐसे। तो ये है डेल्टा एल और ये थी एल, ठीक है। अब यहां पर इनिशियल रेडियस अगर आर है या R1 R2 रेडियस ले लें तो जो डेल्टा आर है वो कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। सो दिस पॉइजन रेशियो इज गिवन बाय सिग्मा इक्वल्स टू lateral strain divided by longitudinal strain। मतलब क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल। माइनस साइन क्यों? लेंथ बढ़ी तो डेल्टा एल पॉजिटिव और रेडियस कम हुआ तो डेल्टा आर नेगेटिव, राइट। सो दिस इज नोन एज व्हाट? पॉइजन्स रेशियो। यहीं से आप बात करोगे तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा डेल्टा एल बाई एल। ये तो कहानी ये रही। दूसरी कहानी कि अगर ऐसे, यार ये लाइन बना ले पहले, कहां तक जाएगी? यहां तक, यहां तक है ना। अब हम यहां बात कर सकते हैं। फॉर what value of sigma volume of body not change, राइट। तो एक फिक्स वैल्यू होती है सिग्मा की जब वॉल्यूम में चेंज कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज वॉल्यूम चेंज कंसीडर करोगे क्योंकि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है तो स्लाइटली डेंसिटी बदलती है तो इसकी वजह से वॉल्यूम बदलता है। तो होगा क्या कि हम ऐसे बात कर सकते हैं, अगर मान लो सिलेंड्रिकल वायर है तो बेटा सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल। तो डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शनल चेंज में क्या लिखोगे? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल ना, राइट। अब डेल्टा आर बाई आर यहां से उठा के पुट करो, क्या मिलेगा? डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल बाई एल। इफ चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो दिस पैरामीटर बिकम्स जीरो। तो हम क्या लिखेंगे? ये टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, डेल्टा एल बाई एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या मिल रही है? 1/2 और 0.5। आई बात समझ में? तो अगर सिग्मा की वैल्यू 0.5 है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है, लेकिन सिग्मा की प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल वैल्यूज वेरी करती है, राइट। इसकी थियोरेटिकल वैल्यू -1 से 0.5 के बीच होती है और प्रैक्टिकल वैल्यू 0.2 से 0.5 के बीच में होती है। ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है, वहाँ रीड कर लेना। कुछ और रिलेशन भी लिखे हैं वो, ईटा बीटा, मतलब ईटा जो अपन ने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की, बीटा आता नहीं है, नीट में कुछ भी पूछा जा सकता है। एक बार वो पूछा था ना तेरे देखते,
ये सवाल पूछा करना, कुछ मुझे याद आता रहता है। एंगल ऑफ शियर और एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं होता, ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट। ऐसे ना, एक शाफ्ट है, जैसे एक ये एक रोड है, सिलेंड्रिकल रोड, और रेंच नहीं होता जैसे फंसा करके उसको घुमाते हैं, वो आपने इधर लगा दिया और इधर से उसको टॉर्क अप्लाई किया, तो यहां से ट्विस्ट हो गई है, लेकिन ये वाला एंड फिक्स्ड है। आई बात समझ में? तो आप जब फोर्स लगा रहे हो उस रेंज से ऐसे पूरा, तो सर्कमफेरेंस पे लगा रहे हो ना सुपरफिशियली, तो वह कौन सा स्ट्रेस आ रहा है? शियर। तो ऐसे जब उसको घुमाओगे इसको फिक्स रखते हुए, तो एक एंड आगे चला जाएगा, ऐसे ट्विस्ट होगा ना यहाँ से, तो सेंटर से एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल यहाँ से बनता है, तो शियर और ट्विस्ट एंगल में रिलेशन आता है। उसमें सवाल आ चुका है, एक ही बार आया, हालांकि डायरेक्ट सवाल था, कुछ नहीं करना था, बस वेरिएबल करके आंसर लाना था। तो कई बार इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या कर लोगे आप? मेरी बात सुनो, ये समझ में आ गया ना? इतना सा याद रखना है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट अगर है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, सिग्मा की वैल्यू 0.5 होगी, उसके अदर वैल्यूज के लिए वॉल्यूम चेंज होता है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, पॉइजन्स पे कभी क्वेश्चन नहीं आए, पर इंफॉर्मेटिव याद रखना। अब देखो मेरी बात सुनना, ट्विस्टिंग ऑफ ए शाफ्ट, इसको समझाता हूं पहले, सिंपल सा कंसेप्ट है। सूखने दो इसको, लिखो ट्विस्टिंग ऑफ अ शाफ्ट, ट्विस्टिंग ऑफ अ शाफ्ट। देखो ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, और यहां पर ऐसे ऐसे, ये इसका सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहां हम एक लाइन बनाते हैं लाइक दिस, इसको ओ पॉइंट नाम देते हैं, इसको ए पॉइंट नाम देते हैं, और ये लेंथ एल है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी हमने जो रिजिडिटी वाला क्वेश्चन किया था उसमें कितना शिफ्ट आया, तो -6। तो यहां भी ऐसा नहीं कितना ज्यादा घूमता होगा, हल्का सा है, बहुत छोटे एंगल से घूमता है, पर घूमता जरूर है। तो हमारे को डायग्राम वगैरह बनाने के लिए ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, राइट? जैसे आप मिरर विरर में अपन बात नहीं करते, आप जब मिरर बनाते हो ऑप्टिक्स के अंदर, तो कैसे बनाते हो? आप तो कॉन्वेक्स कॉनकेव बना, तो इतने इतना कर्वेचर शो कर देते, इतना होता ही नहीं। आप किसी इंटरनेशनल लेवल की उत्तरी किताब देखो, वो दिखाते ही नहीं ऐसा, ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। ठीक वैसे ही कि आपकी स्कूटी या कार का जो साइड मिरर होता है, उस पर लिखा होता है ना कि ऑब्जेक्ट्स उतनी दूर नहीं जितनी दूर दिख रहे हैं, तो हम वहां कॉन्वेक्स यूज करते हैं, ताकि उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो, आपको छोटे मिरर में बहुत सारा रीजन दिख जाए। तो आप, हमें कई बार मौका मिलता है उसको साफ करने का, कपड़े वपड़े साफ करते हैं, तो कभी लगा कि आप हाथ ऐसे घूम रहा है, तो फ्लैट ही होता है। नहीं समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें हम जानते हैं रिलेटिव है, देखो बहुत फंडामेंटल चीज है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल, आपको ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिकली समझ में आती है। हम बहुत सारी एजम्पशन के साथ चीजें कर रहे होते हैं। अगर आप बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट देखेंगे, बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट देखेंगे, तो वो फ्लैट ही दिखेगा ना। जैसे आपसे कहा जाए कि अर्थ कैसी होती, तो आप बोलते सब होती तो गोल है, आज तक देखी? हम अगर कार लेके निकलते हैं तो आप 1000 किलोमीटर का 5000 किलोमीटर आपको तो फ्लैट ही मिलती है, ढूंढने निकल जाओ गोल कहीं ना कहीं तो मिलेगी ऐसे, कहीं मिली आपको? नहीं मिलती। रीजन सिंपल है कि हम बहुत बड़े स्फीयर के छोटे से पार्ट पे मूव कर रहे होते हैं, वो फ्लैट ही दिखेगा आपको। और यहीं पे वो लॉजिक है जो आप उसमें नहीं पढ़ते हो, पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ, उसका टाइम पीरियड निकाल के लिखाते हैं ना आप लोग, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, हाँ, 1/L+1/R, ओमेगा की जो वैल्यू आती है। तो आप उसमें क्या कंसिडर करते हैं उसके डेरिवेशन में? आपने अर्थ का कर्वेचर कंसिडर किया है उसमें? हम लेके जाते हैं ना इसमें अल्फा बीटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके फिर इसको सोल्व करते हैं, पर सिंपल पेंडुलम आप नहीं करते वो सब चीजें। तो अगर यूँ देखा जाए कि ऐसे मान लो आपके ना अपनी अर्थ ये है, बहुत फंडामेंटल चीज है, ये हमारी अर्थ है। अगर ये अर्थ है तो हमें पता है कि 70% तो पानी भरा पड़ा है, तो लैंड एरिया तो बहुत छोटा ही है ना, उसमें भी सारी दुनिया बसी। तो अगर आप अर्थ का रेडियस इतना मान लेते हो, तो बेटा अगर आपसे पूछो इंडिया कितना बड़ा होगा हमारा, तो ज्यादा इतना बड़ा मानेंगे।
हेलो, बड़ी कंट्री थोड़ा और मान लो, ये लो तो भी फ्लैट ही हो तो। और इस इंडिया में ये रहा तुम्हारा राजस्थान, और ये राजस्थान में रहा कोटा, और तुम हो महान। कोटा के एक एंड पे खड़ा करके पत्थर फेंका जाए, वो बोले इतनी ताकत से फेंके वो दूसरे एंड पे जाके गिरे, और एक बंदा यहां से बैठ कर देख रहा है, तो जिस रोड पे फेंका उसी रोड पे गिर गया। नहीं समझ में आई बात? तो जो यहां बैठ के देख रहा है वो क्या बोलेगा कि सर तेरा जी तो बदला ही नहीं ना डायरेक्शन में ना मैग्नीट्यूड में। नहीं समझ में आई बात? वो तो इधर ही है ना हमेशा। तो हम उसको बहुत आसानी से कंसिडर करते हैं फील्ड यूनिफॉर्म है, जी वर्टिकल है हमेशा, तो वो रिलेटिव है। उसको अगर उस एस्पेक्ट में जाके देखो तो समझ में आता है कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। वही कहानी तुम्हारी मिरर में होती है, वही कहानी सब जगह है। रिलेटिव तो कभी भूलना ही नहीं फिजिक्स में, ये बात हमेशा दिमाग में रखनी। तो हम बात कर रहे हैं कि जो ट्विस्ट होता है इट्स वेरी स्मॉल, पर हम डायग्राम बना लेते हैं ज्योमेट्री बनाने के लिए। तो हमने क्या किया कि ऐसा मान ले कि इस पर अगर मैंने ऐसे टॉर्क अप्लाई किया लाइक दिस, तो उसकी वजह से देखो ये इसका सेंटर था, इसको मैंने सी बोल दिया, ये ओ है। अब बच्चा ये वाला पॉइंट इस टॉर्क की वजह से ये ट्विस्ट होगी रोड, तो थोड़ा आगे जाएगा नहीं जाएगा? मान लो ये बी पे चला गया, जबकि ये यहां से फिक्स होने की वजह से यहां से हिलने वाला नहीं है, तो ये एक ट्राइंगल बना आपका, और ये एक ट्राइंगल बना आपका। अब ये एंगल है फाई, जो शियरिंग स्ट्रेस की वजह से आया, एंगल ऑफ शियर, और ये घूमी तो ये एंगल है थीटा। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ शियर, राइट। अब इसमें अगर रिलेशन निकालेंगे, दोनों का आर्क लेंथ सेम ही है ना, तो अगर इसकी लेंथ एल है और एंगल फाई है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं फाई इंटू एल इक्वल टू थीटा इंटू आर? दोनों में रिलेशन मिल गया। इस पे सवाल आया हुआ डायरेक्टली एज इट इज, कुछ नहीं करना था। एंगल ऑफ ट्विस्ट, रेडियस, लेंथ दे दी, एंगल ऑफ शियर पूछ लिया, तो है तो बहुत इंफॉर्मेटिव। अच्छा यहां एक मजेदार चीज और है, टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ द रोड। व्हाट? torsional rigidity of rod. This is torque applied per unit angle of twist, and this is equals to eta pi r to the power 4 upon 2l. जितना ज्यादा रिजिड होगी टॉर्शनल रिजिडिटी, ज्यादा होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि ज्यादा टॉर्क अप्लाई करने पर कम एंगल से घूम रहा है। तो टॉर्क अप्लाइड पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज टॉर्शनल रिजिडिटी। इसकी सारी चीजें मैंने ना एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, रेजनिक सेलिडे, और ये तो एक बुक और आती है सर्वे जेविट करके, बहुत फंडामेंटल किताब है। कुछ बेसिक किताब है जिनका वो सारे सोर्सेज वहां है एनसीईआरटी में पीछे लिखे हुए। शुरुआत में 15 नहीं 16 17 18 15 16 17 3 साल तक लगातार मैंने 11 से एसआरजी वाले बच्चों को पढ़ा। उस टाइम क्लास अलग चलती थी बच्चों की, तो मैं उनको एक ही बात बोलता था कि तुम एक सोर्स कर लो कोई सा भी, बाकी सारे सोर्स मैं कवर करवाऊंगा। तुम्हें थोड़ा टाइम मिलेगा इतना कि तुम लोग इतना पढ़ सको कि फिजिक्स में ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, नहीं पढ़ना तुम्हें कुछ, वो तो मैं पढ़ूंगा। और तुम्हें पता है कि 95% कंटेंट कॉमन है, हर सोर्स में 5% ही नया मिलता है, तो मैं समेटूंगा 5%, और वो सारा कलेक्ट करके आपको पकड़ा दिया। आपने एक सोर्स कर लिया और मेरा कराया हुआ कंटेंट कर लिया, आपने इनडायरेक्टली सारे सोर्स कर लिए। तो उनको किसी भी चीज में पढ़ने में नई चीज मिलती ही नहीं थी, किसी को नहीं मिली वो उनके लिए नई नहीं होती थी। और एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी में तो भरी पड़ी है चीजें। हम तो कोई बहुत सारी चीजें, देखो आप चीजों को नोटिस करें तो नेचुरल चीज समझना। तो में जैसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने मुझे तुम्हारी क्लास में पढ़ाने आने से पहले देखा है? तूने कहा देखा? हाँ हाँ कुलदीप सर के साथ देखा होगा, राइट, ठीक। तो अब देखो इसने नोटिस किया होगा, ठीक है। पर नेचुरली क्या होता है, किसी बंदे को आप नहीं जानते, हजारों लोग अपने सामने से निकलते हैं, क्या फर्क चलता है? लेकिन किसी से एक बार इंटरेक्शन हो गया तो फिर वो बंदा नोटिस होता है, अच्छा ये तो वही है। नहीं समझ में आई बात? यही चीजें हर जगह नेचर के रूल्स हैं, हर जगह वैलिड होते हैं। तो जो कंसेप्ट आपने कभी पढ़ा ही नहीं, कई बार आप उसको ऐसे कोई कंटेंट कोई पैराग्राफ पढ़ते हुए निकल लिए,
आप उसको जज ही नहीं करते कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकल गई यहां पर, और उसके बारे में किसी ने डिस्कस किया हुआ तो आप फटाफट रुक जाओ, अच्छा ये तो वही था। तो हमारी नजर से एनसीईआरटी में ऐसी बहुत सारी चीजें निकलती हैं जो हमने कभी उसको बात ही नहीं की उस बारे में, इसलिए हम उनको नोटिस ही नहीं कर पाते, लेकिन वो खजाना है। खैर, टॉर्शनल रिजिडिटी। अब यहाँ एक मजेदार, इसको पढ़ो, मैं एक सवाल करवाता हूँ तुम्हें, होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन निकाला हुआ है मैंने, ओम्स लॉ बाद में आएगा, अभी तो इसको लिख, इसकी लैंग्वेज भी मैं लिखाऊंगा आपको ना, ताकि थोड़ा सही रहेगा। क्वेश्चन मिल गया है और लैंग्वेज बहुत बड़ी है, तो मैं लिखाऊंगा नहीं, बल्कि डायग्राम बना के समझा दूंगा, फिर हम इसे सोल्व करेंगे, राइट। तो दो सिलेंडर्स हैं, दोनों की रेडियस का रेशियो 1:2 है, लेकिन लेंथ सेम है। कहानी कुछ ऐसी है कि ये रिजिड सपोर्ट है, यहां एक सिलेंडर जिसका रेडियस आर और लेंथ एल है, और यहां इससे ऐसे वेल्ड किया हुआ है रिजिडली दूसरा सिलेंडर लाइक दिस, और इसकी भी लेंथ एल है और रेडियस 2r है, जैसे r1 इक्वस टू r, l1 इक्वस टू l, r2 टू r, l टू l। ये कहानी, ये रिजिडली क्लैम्प्ड है यहाँ, ठीक है। बोथ द सिलेंडर्स आर, ऐसे नहीं मान सकते कि ये अलग अलग है, जुड़े हुए हैं, दोनों मेटल सिलेंडर है। अब हम क्या करते हैं, हम यहां से टॉर्क अप्लाई करते हैं। पहले तुमसे पूछना चाहूंगा होगा क्या, मेरी बात सुनना ध्यान से। जिंदगी में कभी कपड़े नहीं छुए? ऐसे जोड़नी पड़ती है ना, अब जो चीज आपने नहीं की हुई तो कहां जोड़ोगे, समझने के लिए कुछ तो करोगे। तो हम करते क्या है, एक तो तरीका ये होगा कि इधर से पकड़ लिया और सिर्फ इधर से घुमाया, एक दोनों को उल्टा घुमाया। नहीं समझ में आई बात? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक सिलेंडर था, उस पर एक लाइन बना दी ऐसे, ठीक है, इसको फिक्स रख करके इसको घुमाया, तो किसी ना किसी एंगल से वो लाइन घूमी, ठीक है। इसको भी घुमाऊं तो तू जो एंगल आएगा उसके इनिशियल लेवल से वो एंगल बढ़ेगा ना। अब कहानी ये है कि अगर मैं इसको घुमाता हूं तो एक लाइन जो यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा वो थीटा एंगल से घूमी, लेकिन उस थीटा में कुछ एंगल ऑफ ट्विस्ट इसका है, कुछ इसका है, कुछ ऐसा हुआ होगा कि थीटा 1 ये घुमा होगा, थीटा 2 ये घुमा होगा, तो नेट थीटा हो गया। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं पूरा ताकि तुम्हारे और क्लियर होगी सारी चीज। क्वेश्चन क्या है सुनना ध्यान से, हालांकि तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि मैं डायग्राम बना दिया। टू सिलेंडर्स ए एंड बी of the same material have same length, their radius being in the ratio of 1:2 respectively. The two are joined end to end as shown. Join कर रखा दोनों को end से fix किया हुआ है। One end of the cylinder A is rigidly clamped while free end of the cylinder B is twisted through the angle theta. नहीं समझ में आई बात? फ्री एंड को वहां लिख लेना, वो टो लिखा हुआ है ना, फ्री एंड ऑफ द सिलेंडर ए और बी नाम दे देते हैं ताकि तुम्हारे बाद में जब सवाल करोगे तो सही रहेगा। ये ए है, ये बी है, लिखो फ्री एंड ऑफ द सिलेंडर बी ट्विस्टेड बाय एंगल थीटा। फाइंड एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सिलेंडर ए, फाइंड एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सिलेंडर ए। तो जो कहानी है, अब वो कहानी यहां से सोल्व होगी। कुछ समझ में आया? तुम्हें कुछ समझ में आया? मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि अगर ये सिलेंडर थीटा 1 से घुमा और ये थीटा 2 से, तो जो नेट इस एंड के रिस्पेक्ट में ये घूमेगा वो थीटा से। कुछ समझ में आया भाई? हाँ, ये तो फिक्स्ड है, ये थीटा से घुमा है, उसमें कुछ ये एंगल से घुमा हुआ, ये कुछ घुमा हुआ, दोनों थीटा 1 प्लस थीटा के बराबर होगा ना। अब एक और बात बताओ,
ये जहां पर कनेक्टेड है वहां क्या इनके एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होंगे? ये बात समझ में आनी जरूरी है। अरे भाई एक एरिया था और यहीं वेल्ड हो रखा है दूसरा एरिया, तो यहां तो एंगल सेम ही होंगे ना दोनों के। हेलो, यहां सारी पिक्चर बनी हुई है। पहली बात तो जो नेट ट्विस्ट थीटा है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। हमें थीटा की टर्म में ही आंसर चाहिए। थीटा 1 थीटा 2 को तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं ना, तो हमें अकल लगाना है कि मान लेते हैं इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा 1 है, इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा 2 है। हेलो, तो नेट जो एंगल ऑफ ट्विस्ट था फ्री एंड का वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, राइट। अब आपको ये पता होना कि जो कनेक्टिंग फेसेस हैं वहां का एंगल दोनों का सेम होगा 100%। आपको पता है कि एंगल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा ना भाई। नहीं समझ में आई बात? तो अगर मैं तुम्हें ऐसे पूछूं कि किसी पर्टिकुलर, मैंने यहाँ कोई कट कर दिया, तो यहाँ का एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों दोनों फेसेस का सेम आएगा नहीं आएगा? एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सवाल को सोल्व करने के लिए वो ये रहता है, सबके सेम कैसे, क्यों नहीं होगा भाई सेम? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये सर्कल है, वही छोटा सर्कल है, ये लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे नहीं होंगे भाई? वही तो चीजें आज कनेक्शन पे हो रही है, हो क्या रही है, रिजिडली जुड़े हुए थे ना ये तो यहां जो ट्विस्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो सेम था, उसको यूज करके आपको एक सवाल करना है। सारी बात समझ में आई नहीं आई? पहली चीज क्या, इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना मान लेंगे, थीटा 1, इसका थीटा 2, और यहां से थीटा घुमाया तो थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा ये रहा। टॉर्क की कहानी ध्यान रखनी है, करो सवाल। इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट ढूंढना है इन टर्म ऑफ थीटा। रुक जाओ, एक गड़बड़ करोगे तुम लोग। मैंने इसको घुमा रखा है, रुक जाओ, मैंने घुमा रखा है, ऐसे घुमा रखा है। तो अगर बेटा घुमा रखा है तो किसी घुमा के रोक रखा है, तो हर पॉइंट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर जाएगा ना भाई। तो जो कनेक्शन वाला पॉइंट है वहां लेफ्ट और राइट राइट सिलेंडर जो है उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा होगा, इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क, वो सेम होंगे नहीं होंगे? अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब आंसर चाहिए, तुम चाहो तो ऑप्शन लिख दूं। 16 थीटा बाई 33, देखें ऑप्शन, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। 16 by 17, 16 by 12, 16 by 80, 16 by 22, in none of these. And answer is 16 by 17 theta. The given answer is 16 by 17 theta. Theta 1 is 16 by 17 theta. Yeah. आ गया, सिंपल है, कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। मेन था कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, जो समझना जरूरी है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, ऐसे सवालों को आप इस नजरिए से नहीं देख सकते कि कंटेंट कहां से आया क्या था। ये सवाल आपको फिजिक्स सोचना सिखाते हैं, इसके पीछे हो क्या रहा है। कई बार हमारे क्वेश्चंस इतने बेहतरीन होते हैं कि सवाल में कुछ नहीं होता, पर लैंग्वेज ऐसी होती है कि हमें पल्ले नहीं पड़ता। तो अगर आपने ट्विस्टिंग टॉर्शनल कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, बहुत सारे सवाल तो तुम्हारे होलो पोल सॉलिड पोल बनाते हैं सेम मटेरियल के, तो बहुत सारे आते हैं ट्विस्ट ट्विस्ट क्वेश्चन। इन पे सब पे मेजर पेपर टेस्ट पेपर में खूब सवाल पूछते थे पहले टीचर, कुछ अच्छे टीचर बहुत बेहतरीन सवाल बना देते हैं। हाँ, बच्चे पेपर लेके घूमते रहते थे टेबल पे, डाउट काउंटर्स पे। आगे आंसर ये है, तो करना ही नहीं चाह रहे तुम लोग, या तो या उम्मीद पे दुनिया कायम है। यहां पर इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा 1 ले लूं, इसका थीटा 2 ले लूं, तो मैंने कहा ना ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां से आ जाओ, तो क्या मिलेगा बताओ? इसके लिए क्या होगा, टो 1 इक्वस टू टो 2 कर दो। टो 1 कितना मिलेगा जरा बताना? ईटा तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है दोनों का।
एटा कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है डायरेक्टली कि टॉर्क थीटा और आर पावर 4। नहीं समझ में आई बात तो हम सीधी सीधी बात कर लें। थीटा 1 आर की पावर 4 इक्वस टू थीटा 2 2 आर की पावर 4। तो कितना बना 16 आर की पावर 4 ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया। थीटा 1 इक्वस टू 16 थीटा 2 मिल गया, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वस टू थीटा है। आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? एक चीज और बताओ, ये भी एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। तुमने बीम देखे, बीम स्ट्रक्चरल बीम जो होते हैं, जो बिल्डिंग बिल्डिंग पे काम चल रहा होता है तो बीम नहीं लगे होते। एक तो ऐसे पिलर्स खड़े करते हैं, पिलर्स देखे ना, और पिलर्स के ऊपर ऐसे बीम डालते हैं हॉरिजॉन्टल, जिसके ऊपर सीलिंग डाली जाती है बात। देखे बीम? तू मुझे मत देख, बीम को सोच। देखे ना बीम? अच्छा, कई बार आपने से देखा होगा कि चीजें नोटिस करते हो, शालीन हरलाल का, मेरे जीवन का ऐसा स्टूडेंट जिसको एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद अपने हाथ से लेटर लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। उसने 11th क्लास में जो स्कूल प्रोजेक्ट बनाया था, उसको इसरो के चेयरमैन ने अप्रिशिएट किया था। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को भेजा था, तो उन्होंने उसको लेटर लिखा था उसके लिए। उसने इंडियन आर्मी के लिए लैंड माइन डिस्ट्रॉयर बनाया था, और उसको ऑफिशियली आर्मी ने एक्सेप्ट किया कि हम इसको यूज करेंगे। ना सिर्फ ये, ना सिर्फ ये, नासा ने उस साल ओलंपियाड के उन बच्चों को बुलाया था, फिजिक्स ओलंपियाड के बच्चों को ग्लोबली, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। राइट? तो उसमें शालीन भी था। तो उन्होंने दोबारा उनको कॉल किया, नासा वाला ने मेडल दे दी, तो नासा ने कॉल किया कि उन्होंने जब उनका वो वहां गया था, अपने मंगल ग्रह पे उन्होंने भेजा था ना, मार्स पे, उस पे, तो उन्होंने उसका लैंड का उन्होंने रफ उनको आइडिया दिया था कि ये इसका लैंड स्ट्रक्चर है, क्या इस पे वाटर होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो जो भी आपने फिजिक्स पढ़ी है अपने अपने हिसाब, कौन पूछ रहा है ये? नासा के साइंटिस्ट। किससे पूछ रहे हैं? ओलंपियाड के 12th वाले बच्चों से। समझ में आ रही तुम्हारे क्या कहना चाहते हो? मेरी बात समझे नहीं बेटा? ये यहां खड़े होने वाले लोग है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, उनसे थाउजेंड्स टाइम ब्रिलियंट हो तुम लोग। फ्रेश माइंड जो सोचता है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं होता। एक बार मिसकंसेप्ट भेजे में चले गए ना, तो आदमी उसी डायरेक्शन में सोचता है। कई बार आप, हम ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि आप गलत डायरेक्शन में सोचें, तो आप उसी डायरेक्शन में सोचा शुरू कर देते हैं और आंसर कभी नहीं आता। उन्होंने उन बच्चों को बुलाया कि आप बताओ, तो उन्होंने एलिप्स बनाने की बोला, भाई आप तो मार्क कर दो, ये स्ट्रक्चर है पूरा सरफेस का, एक 2D प्लेन बना के दे दिया, पर इस पर मार्क कर दो कहां मिलेगा। मार्क कर दिया। 2 साल बाद नासा ने उसका मैप, उन्होंने खुद ने रिसर्च की और पता किया। तो ऐसे तो न्यूज नहीं आई, पर क्योंकि इसरो है, वो भी वही काम करता है जो नासा कर रहा है, थोड़ा छोटे लेवल पे काम करते तो वही। जो इसरो के चेयरमैन थे, मैं उस दिन वही, हमारा डिनर था शालीन के घर पे, तो उन्होंने, उनका फैक्स आया उनके पास, नहीं नहीं फैक्स नहीं, फोन आया, लैंडलाइन नंबर था उनके पास, कि मैम वो शालीन का जो वो है कॉपी आपके पास जो उन्होंने नासा वालों ने दी थी? बोले हाँ दी थी। तो उन्होंने कॉपी निकाली, बोले क्या हुआ कि आप मेरे को फैक्स करो, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। उन्होंने फैक्स किया उसको, उस जमाने में सब चीजें थोड़ी यही था टेक्नोलॉजी, तो फैक्स किया। उधर से उनका फोन आया कि उन्होंने जो एलिप्स बनवाया था, शालीन ने जो एलिप्स बना के आया था वही सुपर इम्पोज हुआ है उसके ऊपर। उसकी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट थी, पर कभी जिंदगी में उन्होंने एक दिन प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ अपने बच्चों का करियर बनाने के लिए। वो उन बच्चों को, शालीन और रोहित दोनों को, पता है, ऐसे जहाँ कंस्ट्रक्शन मामाओं के बच्चे नहीं खेलते रहते, वहां ले जाती थी, बोले यहाँ काम करो, ये कैसे करते हैं, सिर्फ नेचर को सिखाने के लिए, कि जब तक तुम्हारे नेचर समझ में नहीं आ गया तो अच्छे सब्जेक्ट को नहीं सीख सकते। उनसे जबरदस्त फायदा मिलता है चीजों को। तो आप अपना सराउंडिंग ठीक से अगर ऑब्जर्व करते हो ना, तो आप एक अच्छे मतलब साइंस को अच्छी तरह से एंजॉय करते हो।
बहुत सारे लोग होते हैं उसका भी फर्क ही नहीं चलता। मैंने ऐसे बच्चे क्लास में पढ़ाए कि उनसे कहते यार ये हैंडल गेट के एंड पे क्यों लगा होता है, तो उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया कि एंड पे लगा होता है। हमारा काम गेट खोलना बंद करना है बस। इस लेवल के भी लोग होते हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। तो वो ऐसे प्रैक्टिस करवा उनको लेके जाती थी जगह जगहों पर, दिखाती थी उन्होंने पूरा उसका। और उस शालीन पे एग्जैक्टली वो कहानी सटीक बैठती है जो 3 इडियट में आमिर खान बोलता है कि पहले आईआईटी करते हो, फिर एमबीए करते हो, फिर अमेरिका में जाके नौकरी करते हो बैंक में। उसने वही किया, कंप्यूटर साइंस के अंदर आईआईटी किया, फिर लंदन से एमबीए किया और वहां किसी बड़े बैंक में काम कर रहा था। तुम ताज्जुब करोगे कि उसको बैंक ने निकाल दिया अभी 4 साल पहले, फायर कर दिया। क्यों? उसको गेमिंग की लत लग गई थी, वीडियो गेम खेलने की, शालीन को। वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो बैंक का जो काम होता था मंथ एंड में उनको काम डिपॉजिट करवाना होता है, तो ऐसे लापरवाह हो गया, बोले ठीक है काम हम तो कर दूंगा आधे घंटे में तुम्हारा। वो ऑफिस में बैठ के गेम खेलता रहता था, अपना काम टाइम पे परफेक्टली डिपॉजिट करवा देता, पर उसको देख के बाकी लोग लापरवाह हो रहे थे, बोले तू भाग यहाँ से। अब वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है। खैर हम गलत जगह चले गए। सो कहने का मतलब ये था कि पेरेंटिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बच्चा क्या करने वाला है। अब हर माँ तो ऐसे नहीं सोचती ना कि उन बच्चों को लेके जा रही है कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां दिखा रही है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन अगर कहीं देखा हो तो वहां आपने पिलर्स खड़े देखे होंगे, वो पिलर्स रेक्टेंगुलर एरिया कंस्ट्रक्शन के ही होते हैं, होते नहीं होते यार। दुनिया भर का फैशन आता है, डिजाइन ट्रायंगल बना दे, गोल बना दे, कुछ भी कर सकते हैं, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट कुछ भी कर ले थोड़ा, इसको अपन ट्रायंगुलर बना दे अच्छे लगेंगे, पर नहीं बनाते। रीजन रेक्टेंगुलर की स्ट्रेंथ ही सबसे ज्यादा होती है, उसमें सबसे कम डिफ्लेक्शन आता है। ऐसा आपसे बोला जाता है इतनी बड़ी रूफ है ये एलन की ना, अब इसको हटा दो आप, ये लगा हुआ नीचे तो ये बहुत सारे बीम जा रहे होंगे इधर उधर जिन पे सपोर्ट है रूफ का। हम इतनी बड़ी रूफ को सिर्फ 4 दीवारों पे खड़ा नहीं रख सकते, वरना ये बीच में से डिफ्लेक्ट हो जाएगी इसके वेट की वजह से। नहीं समझ में आई बात? तो डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम पे तुम्हारे एनसीईआरटी में कंसेप्ट दे रखा है। 2 तरह के बीम होते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम वो होता है जिसके दोनों एंड्स पर सपोर्ट होता है, लाइक दिस। ऐसा कोई बीम जिसका एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन रेक्टेंगुलर हो, सिंपली सपोर्टेड बीम। लेकिन तुमने एक चीज और देखी होगी कि कई बार अपने घरों पे जब हम बालकनी बाहर निकालते हैं तो इधर दीवार नहीं होती, बीम बाहर निकला होता है, इस पे छत पड़ी होती है, तो उस पर एक ही तरफ सपोर्ट, एक तरफ वो फ्री है। ऐसे बीम को कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, राइट? तो हम बात करने वाले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम की। और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं, इतना जानने के बाद तुम्हारा कोई सवाल यहां से गलत नहीं हो सकता। इस पर एक सवाल आज तक एग्जाम में आया है और वो भी इंजीनियरिंग में आया है, मेडिकल में नहीं आया है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में है, डिफ्लेक्शन पे सवाल आ चुके हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछते हैं, उससे आगे नहीं बढ़े। AIEEE के अंदर उन्होंने एक सवाल पूछा था और वो लॉजिक उसी पे बेस्ड था जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, तो मैं बात कर लेते हैं, क्योंकि AIEEE के सवाल कई बार आपने देखा होगा नीट में एज इट इज रिपीट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग द डाटा, तो इसलिए हमारा यह सवाल करना जरूरी है। तो लिखो डिफ्लेक्शन इन बीम, डिफ्लेक्शन इन बीम, ये क्या हो रहा है? इधर आबादी कुछ पूछ रही है बेचारे यार। डेल्टा वी की वैल्यू तो माइनस डेल्टा पीवी बाई बीटा होगी ना, देन डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, डेल्टा वी क्या शो करता है? डिक्रीज इन वॉल्यूम, और हमने ऑलरेडी वहां डिक्रीज इन वॉल्यूम ही लिया था, इसलिए माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, वो माइनस ही रहेगा। उसकी बात कर रहा है वो जो मैंने रोजीएस कैलकुलेट किया था ना, डेंसिटी, वहां की बात कर रहे हैं। चलिए सुनो, पहला लिखो सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें क्या होता है बच्चा, जैसे मान लो ये है हमारे पास, ऐसे समझिए, है ना, ये रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन का बीम है, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 सपोर्ट है जिन पे रखा हुआ है ऐसे। ये जो लेंथ है ना, लेंथ, इसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, और ये जिसकी विड्थ है इसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, तो लेंथ इसकी, ये वाला लेंथ एल हो जाएगा, राइट? अगर खुद के वेट की वजह से भी तो डिफ्लेक्ट होगा ना ये,
हम खुद के वेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मान लो कोई वेट आपने बीच में रख दिया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो आपको ऑब्जर्व होगा डिफ्लेक्शन। तो अगर मान लो यहां वेट हम W हैंग कर दें तो इसका जो शेप है वो थोड़ा सा, कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा, ऐसे। तो ये नीचे हल्का सा डेल्टा डिफ्लेक्ट हो गया। इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू लिखी जाती है WL³/48YI। और सेकंड होता है कैंटिलीवर बीम। इसमें ये एक एंड से फिक्स होता है और ऐसे बीम है। अगर इस एंड पर हम कोई वेट डालें W, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की बैंडिंग होगी और ये डिफ्लेक्शन हम लिखेंगे डेल्टा। इस डेल्टा की वैल्यू होती है WL³/3YI। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज नॉट, ये इंफॉर्मेटिव है, याद रखो, अच्छी बात है, नहीं याद रखो कोई बात नहीं, बाई चांस का भी आ जाए तो अलग बात है, कंपेरेटिव पूछ लो तो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है। यहां आई क्या होता है, नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज ज्योमेट्रिक मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया। मैंने तुम्हें अलग तरीके से बताया, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, उन्होंने आई की वैल्यू पुट करके लिखा हुआ है। सो फॉर rectangular area of cross section, I equals to BD³/12, and for circular area of cross section, I equals to πr⁴/4। तो एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला दिखेगा तुम्हें, उन्होंने क्या किया हुआ, आई की वैल्यू डायरेक्टली पुट की हुई। जब आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, BD³/12, तो कितना हो जाएगा 4 ना, नहीं समझ में आई बात। तो वो इसके लिए लिखा हुआ है बेसिकली, पर मैं इसको अलग फॉर्म में क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था वो इससे सोल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, ये तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन, दो तरह के बीम होते हैं, उनका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपने लिख लिया, और मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं ये याद रखें, ये रखें तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहां से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाता हूं जो आया हुआ है, उससे तुम्हें एक बात और समझ में आएगी कि क्यों हम रेक्टेंगुलर एरिया क्रॉस सेक्शन के बीम ही लेते हैं। पूछ लो ना यार, क्या पूछना, बता क्या क्या समझ में नहीं आ रहा क्या, जो क्वेश्चन करवाया नहीं इसमें डाउट कहां से आ गया तेरे को। अभी तू जो है वो कॉपी कर ले, फिर भी अपना प्रूव कर लेंगे अपन। दुनिया का तो वाहिद इंसान लगा मुझे जिसको सवाल से पहले सवाल में डाउट आ रहा है, रेक्टेंगुलर क्यों लोगे, अभी लेते हैं। एक्चुअली रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीम्स में डिफ्लेक्शन सबसे कम आता है, उसकी रिजिडिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हम रेक्टेंगुलर बीम बनाते हैं। आपने कहीं भी, हाँ कुछ लोग एलिवेशन वगैरह देते हैं, डिजाइन वगैरह, तो वो एक ऐसे सर्कुलर बीम खड़े कर देते हैं कई बार, मतलब पिलर्स खड़े कर देते हैं सर्कुलर, वो तो पिलर्स हैं, हम बीम की बात कर रहे हैं। बीम कभी आपको किसी और शेप का नहीं मिलेगा एक्सेप्ट रेक्टेंगुलर। तू लिख ले बस, अभी कैलकुलेशन करवाऊंगा, आधा घंटा जाएगा, और तू आधे बीच में बोल देगा सर रहने दो वही अच्छा था। सवाल लिखो, तो किस्मत देखो आप, क्वेश्चन सामने है बिल्कुल। टू बीम्स, पूरा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं एज इट इज, टू बीम्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग इक्वल लेंथ। टू बीम्स are made of same material and having equal length are rest at their ends, are rest at their ends and subjected to same load at their center, and subjected to same load at their center. One beam
square in cross sectional area, one beam square in cross sectional area, and other is circular, cross section area. If their cross sectional areas are equal, then calculate ratio of deflection at their centers. अब इन्होंने लेंथ सेम दे दी, लोड सेम दे दिया, मटेरियल सेम दे दिया। क्या मतलब समझ में आया? कि डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई यूज करना है। एक रेक्टेंगुलर का है, सॉरी स्क्वायर का है, एक स्क्वायर का है तो उसका बी और डी बराबर हो जाएगा, लेकिन बी स्क्वायर का जो एरिया होगा वो क्या होगा? बी स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? तो उस एरिया से उनको पहले इक्वल करेगा, उसका एरिया इक्वल है, उधर पाई आर स्क्वायर एरिया, उधर बी स्क्वायर एरिया, तो वहां से चीजें एलिमिनेट करना पड़ेगा और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी सोल्व करने पर। रेशियो बताना, डिफ्लेक्शन इन सर्कुलर टू डिफ्लेक्शन इन स्क्वायर, ऑब्वियस आएगा नंबर। डिफ्लेक्शन इन सर्कुलर डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन इन स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। क्या आया? पाई बाय 3। क्या मतलब समझ में आया? एग्जैक्टली, सर्कुलर में डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है। और पता है मजेदार चीज क्या होती है? यहाँ तो कंपेरेटिव स्टडी आपको दी है, इसके लिए सर्कुलर के लिए वो सवाल इजीली सोल्व हो जाए और आप एक फिक्स नंबर आ जाए जिससे आप बता सकेंगे किस पर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है। अगर वो रेक्टेंगुलर एरिया को क्वेश्चन देते तो फिर हमें दो चीजें एलिमिनेट करनी पड़ती, बी और डी अलग अलग होता ना। अरे बोलो भाई, तो वो बी और डी के टर्म में आंसर आता जो लाना नहीं चाह रहे थे वो। अदरवाइज अगर रेक्टेंगुलर की बात की जाए तो रेक्टेंगुलर में सबसे कम डिफ्लेक्शन आता है, सर्कुलर से स्क्वायर से भी कम। तो सर्कुलर के कंपैरिजन में डिफ्लेक्शन कम किस में आएगा? क्या आया आंसर? नहीं आया? पाई बाय 3 ना? यस, पाई बाय 3। तो सर्कुलर अपॉन स्क्वायर, पाई बाय 3। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने सर्कुलर अपॉन स्क्वायर तो लिखा है, लिखा हुआ ना वो, इट्स पाई बाय 3, इट्स मोर देन 1 ना। क्या मतलब हुआ? सर्कुलर में डिफ्लेक्शन ज्यादा है और स्क्वायर में डिफ्लेक्शन कम है। तो देखो सुनो, मेरे सवाल करवाने के पीछे सिर्फ इतना मकसद है कि अब एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कितना डिफ्लेक्शन आता है साहब, ये क्या है, ये क्या है, सबकी वैल्यू लिखी हुई है, बीडी की टर्म में आंसर ये सब चीज लिखी हुई है। देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। और उस इन्फॉर्मेशन आप करोगे क्या जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा तो उसको यूज कैसे करेंगे, उसकी जरूरत क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या है, सवाल कैसे बनेगा, आएगा तो कैसे आएगा। इतना सा मकसद है सवाल करवाने के पीछे, और कोई मतलब नहीं। तो बेटा दो तरह के बीम, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड में भी सबसे कम डिफ्लेक्शन आता है रेक्टेंगुलर एरिया क्रॉस सेक्शन के बीम में। बी और डी के बारे में बता दिया, सब चीजें आपको लिखी हुई है, ये याद रखें। और एनसीईआरटी में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आई की टर्म में नहीं है, बी डी की टर्म में है फॉर्मूला, तो आप उसकी टर्म में लिख दें, कोई फर्क नहीं चलेगा। ये इसलिए बता दिया कि आप सर्कुलर से भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक, चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। देखते हैं, बोर्ड बहुत खराब है तुम्हारा। हेलो, कुछ समझ में आया तुम्हारे? क्या किया अपन ने आज? और क्या पढ़ना है लास्ट सिटी में अपन को? सोचो ना यार, कुछ छूटा गया?
कंप्लीट हो गया, पता नहीं। और तो क्या, अपन वो सरल एक्सपेरिमेंट कर ही लिया था, और सारे बता दिए थे, लास्ट में मस्त एरिया वेरिया सब बात कर ली थी। और मुझे पता था कोई ना कोई तो पूछेगा, इसीलिए मैंने वहां लिखा हुआ है और बोला भी था, तेरा ध्यान नहीं होगा तब। डी और बी बेटा, ये देखिए लिखा हुआ, जो रेक्टेंगुलर एरिया क्वेश्चन होता है ना, उसकी लेंथ है हमारे पास बी और उसकी हाइट है डी, ठीक है। तो ये था, और कुछ बचा क्या यार, कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को तो। बीम हो गया, शाफ्ट हो गई, बस इलास्टिसिटी खत्म हो गया, नहीं हुआ। कुछ और अरमान पूरे करने हो तो पूछ लो सब। हाँ, कौन से? वो थर्मल एक्सपांशन था। नहीं और तो नहीं। फिर तो आप देखो चीजें इधर उधर से मिलके होंगी, और कुछ नहीं होगा, है ना। तो फिर करें शुरू, विस्कोसिटी, नहीं करें? विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी फ्लूइड फ्रिक्शन, गाढ़ा होना। किस चीज का गाढ़ा होना विस्कोसिटी शो करता है। तुझे यार मैं 2-3 क्लास से पूछना चाह रहा हूँ, तुझे वो कोना इतना पसंद क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं तो पीछे वाली क्लास भी सुन रहा होता है वहां से? सॉलिड्स में साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ साउंड उधर आवाज आ जाती है, तेरे को कान लगा के रखता हूँ वैसे, इधर बायो चल रही है, इधर फिजिक्स चल रही है। नहीं, हाँ जी, कुछ समझ में आया? अपन ने वेलोसिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी? मजा आया? तू तो आज ही आया क्लास में, क्लास तो पा ही नहीं रहा था। अच्छा उधर, अच्छा रिकॉर्डिंग करता है। देखो विस्कोसिटी, देखो फ्रिक्शन को अपन दो तरह से, टाइम कितना है? 15 मिनट ना। हाँ तो फिर एक काम करते हैं, अभी तो अब ऐसे विस्कोसिटी को सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन कर लें, 15 मिनट में सारा खत्म कर लें, है ना। फिर कल वाली क्लास में अपन, नहीं थ्योरी भी, मेन मेन चीजें लिखनी पड़ेगी ना, सवाल भी करेंगे, और जो टाइम बचेगा उसमें फिर अपन, अरे यार ऐसे नहीं बता, मैं चैप्टर विप्टर का नाम मतलब, मेरा मूड होगा जो बता दूंगा मैं, कुछ भी है मैं इधर उधर की बातें करेंगे बस। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें बातें करने की, कहीं से शुरू करो कहीं भी खत्म हो जाती है फिजिक्स का। एक बार मैंने एक सवाल दिया था एक बच्चे को अचीवर में, वो पूछते थे बार बार, बच्चे नहीं पूछते, अचीवर वाले तो खूब पूछते हैं, सर स्टेज में कहाँ तक आएगा, मैं जहां तक तू मान ले। नहीं नहीं सर बताओ ना, कहा था तू जहां तक मान ले, कि सच में? मैंने कहा "हाँ।" कि सर इतना ही देना, मैंने कहा चल इतना ही देंगे, सवाल दे दिए मैंने बहुत सारे, ठीक है। अब वो मूड खराब है, कुछ बच्चे होते हैं जहाँ मुंह लगे रहते हैं, वो ऐसे आर्ग्यूमेंट करता है सब पीछे से वो। मैं कहता मैंने जितना कहा था ना, उसी कंसेप्ट पे मैं सॉल्व करवाऊंगा, उसके आगे मैं यूज नहीं करूंगा। अब उसमें एक सवाल मैक्सिमा मिनिमा वाला था। अब तुम्हें पता है कि वो बेंडिंग का कंसेप्ट नहीं होता, रेज जो है, अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन जब होता है तो रेज टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, क्यों होती है बेंडिंग? why rays are bends towards the normal or away from the normal when light is moving from one medium to other medium? अच्छा कम टाइम में, तो मुझे एक बात बता, अगर रे से परपेंडिकुलर आती है तो क्या टाइम कम नहीं लगता फिर उसको? तुमने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, किस हाइगन्स पढ़ते हो ना तुम?
हाइगन्स प्रिंसिपल, उसमें दो चीजें पढ़ते हो आप, एक तो हाइगन्स को यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्यों करते हो आप, वो उससे बेहतर चीज है ही नहीं इसको समझने के लिए कि बेंडिंग क्यों होती है। आप मेरी वैदिक तरीका समझाओ, रेयर और डेंसर का मतलब क्या होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रे ऑप्टिक्स, राइट, हम ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं। रेयर और डेंसर कैसे देखा जाए, क्या रेयर और डेंसर का कोई भी लेना देना मीडियम की डेंसिटी से, बिल्कुल नहीं। लाइट के लिए हवा रेयर है तो पानी डेंसर है, तो साउंड के लिए उल्टा है, तो डेंसिटी को लेना नहीं। हम तो सीधी सीधी बात करेंगे कि रिलेटिवली जिसमें स्पीड बढ़ गई वो रेयर है। तो अगर मैं अपने लिए बात करूं कि हम लोग हैं, अब हमारे लिए सॉलिड कंक्रीट सरफेस रेयर है या डेजर्ट रेयर है, ऑब्वियसली कंक्रीट सरफेस रेयर होगी, हम इसमें तेजी से चल पाएंगे ना, डेजर्ट में चलना मुश्किल है, हमारा वहां स्पीड हमारी स्लो होगी। हेलो, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं सिंपल। हमने यहां पर एक लाइन बना ली, जो बेसिकली दो मीडियम्स को सेपरेट करती है, ध्यान से समझना। ये क्या लें इसको, डेजर्ट, और ये कंक्रीट। और मैं क्या करता हूं, 20 बच्चे लेता हूं, सेम हाइट के और सेम स्पीड से चलने वाले, और उन सभी बच्चों के हाथ में 1 मीटर की स्टिक पकड़ा देता हूं कि एक स्टिक पकड़ लो ऐसे, ठीक, और उनको लाइन से खड़ा कर देता हूं, इस लाइन के लो, एक 10 बच्चों को इस लाइन के लो और 10 बच्चों को इस लाइन के लो। हमारे जो बच्चे खड़े हैं वो ये नंबर 1, नंबर 2 यहाँ है, 3 and 4, 5 and 6 ऐसे, ठीक है। अब ये बेसिकली चलना वहां से शुरू करते हैं, तो अगर ये दोनों रोज में बराबर स्पीड से चलेंगे तो ये जो मैंने दोनों को ज्वाइन करने वाली बार बनाई सब एक दूसरे के पैरेलल होंगी नहीं होंगी। अब माँ मुझे बताओ, ये डेंसर है, सॉरी डेजर्ट है, तो यहाँ स्पीड कम होगी, तो V2 अगर स्पीड ले लूं तो V2 इज लेस देन V1 है। तो जब ऐसे आएंगे तो पहले ये वाला बच्चा एंटर करेगा डेजर्ट में। आप मुझे बताओ जितने टाइम में ये कंक्रीट सरफेस इतना चलेगा, क्या ये गरीब इतना चल पाएगा, इसकी स्पीड हो गई कम तो उतने टाइम इतना चला। अब ये भी एंटर कर गया एक ही मीडियम में, अब फर्दर ये पैरेलल होंगी, नहीं समझ में आया बात, तो किधर बेंडिंग हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, हाँ स्पीड अपन ने कम ली ना इसमें, समझ में आई बात। अगर मान लो उल्टा होता तो, अगर ये कंक्रीट सरफेस होती तो जितने टाइम में वो इतना चलता ये ज्यादा चलता, तो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हुई। अगर मान लो इसे परपेंडिकुलर गिरे तो दोनों एक साथ एंटर करेंगे, अब कोई बेंडिंग नहीं होगी। नहीं समझ में आई बात। तो वो फॉर्मेट फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट प्रिंसिपल ये होता है, वो होता है सब। उसकी कहानी बहुत लंबी है फॉर्मेट की, वो वहां खत्म नहीं होता, मिनिमम टाइम में खत्म करते हो, तो हमारे पास तरीका है यार, बच्चों से बचना है, कोई आर्ग्यूमेंट ज्यादा नहीं करना। बेटा फॉर्मेट प्रिंसिपल होता है, देखो मिनिमम टाइम में जाना चाहता है, बेंडिंग इसलिए होती है, खत्म कहानी। एक्चुअली concept of the bending is always explained by Huygens principle। ये जो आ रही थी ना लकड़ियां डंडे, ये वेव फ्रंट है, तो विदाउट यूजिंग वेव फ्रंट आप समझा ही नहीं सकते। तो एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं बना रखे, वेव प्लेन वेव फ्रंट, मिरर का वेव फ्रंट, कौन कौन के का ऐसा वेव फ्रंट होगा, कौन वेव, वो क्यों बना रखे, इसलिए बना रखे तो समझ में आए सारी सारी चीजें। उनपे बड़े सवाल आ जाते हैं कंसेप्चुअली, पर अपन यहाँ पहुंचे कैसे थे, अच्छा यहाँ इसलिए पहुंचे थे अपन को सवाल दिया था तो कर लिया सवाल वहीं से। फिजिक्स में तो मजेदार चीज यही ना कि आप कहीं से भी घुसो कहीं भी निकल लो, तो बच्चे कभी शिकायत ही नहीं करते थे फिर, ये उधर बचने की आदत होती है लोगों की। चलो जी विस्कोसिटी की बात करते हैं। विस्कोसिटी, फ्रिक्शन दो तरह का होता है, ड्राई फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन। व्हाट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द फ्रिक्शन? अगर तू भाग रहा है, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, तेरा मोशन का अपोज किया तो फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन को डिफाइन करो। इतने बेहतरीन सवाल एम्स में आते थे ना रीजनिंग बेस में, मतलब वहां ओरिजिनल डिफरेंशिएशन होता था बच्चों का, यार ये अच्छा बच्चा है, ये डिजर्व करता है एम्स के लिए। कितने बारीकी वाले सवाल पूछते थे उन्होंने। तो मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन जो है वो क्या कहते हैं, जो अपन फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। करते नहीं करते हम लोग बात, करते हैं ना। उन्होंने अजर्शन रीजन में एक सवाल लिया था और फ्रिक्शन में एनर्जी, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी स्टोर कर दी पोटेंशियल, किसी को देखने को मिला होगा।
हाँ तो एग्जैक्टली ना, पर सुपरफिशियली तो आप क्या बोलते हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप। पर फ्रिक्शन, इसलिए मैं डेफिनेशन ऑफ द फ्रिक्शन पूछ रहा हूँ। फ्रिक्शन इज सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। बिकॉज ऑफ दैट a surface always have tendency to oppose the relative motion of the one surface with respect to other। नहीं समझ में आई बात? वहां से फ्रिक्शन की कहानी राइज होती है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है भाई। तभी तो तू बात करेगा यार स्टैटिक है तो ज्यादा होता है, काइनेटिक होने पे कम हो गया। मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो समझ में आती है कि साहब देखिए, दो मॉलिक्यूल, दो लेयर्स परमानेंटली एक दूसरे के ऊपर रेस्ट पे थी और एक दूसरे से प्रेस हो रखी है, तो मॉलिक्यूलरली क्लोजली स्पेस्ड है और उनके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और परमानेंट मॉलिक्यूल अगर रेस्ट में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनके अंदर बॉन्डिंग है। पर जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स लगातार एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव पोजीशन बदल रहे होते हैं, तो कोई भी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाती, वो वीक होती है। तो हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। अब दूसरी कहानी आ जाती है म्यू की। हम जो बात करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है अप टू द मैक्सिमम लिमिट, तो वो सेल्फ एडजस्टिंग क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं करता है, सेल्फ एडजस्टिंग म्यू करता है। वो म्यू की रेंज होती है जो आपको दी जाती है, वो मैक्सिमम लिमिटिंग रेंज ऑफ म्यू है। क्या है वो? मेरी बात सुने। अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सिंपल 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 चीज यार, है ना, तो ये ब्लॉक है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहां म्यू स्टैटिक 0.5 दे रखा है। क्या दे रखा है? अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो म्यू एन ही है ना आपके पास, है ना। अब मैं आपसे कहूं कि यार इसे 10 kg का ब्लॉक है, तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया भाई? 50। अब मैंने फोर्स लगा दिया इधर कितना, 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लग गया? 10 न्यूटन। नहीं समझ में आई बात? 10 इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इंटू 100। नहीं समझ में आया? तो म्यू कितना काम कर रहा है? 0.1। तो जो मोलिकुलर रीएडजस्टमेंट होता है ना ऑन एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी आती है उसे मोलिक्यूल रीअरेंज करते हैं, वो रीअरेंजमेंट ही म्यू है। तो कितना मैक्सिमम रीअरेंज कर सकता है वो कहानी है। नहीं समझ में आई बात? ऐसे समझो कि मेरा हाथ और दोनों हाथों के बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मैंने धागे से बांध दी। वो धागे जो है वो उनके बीच का बॉन्ड शो कर रहे हैं, जैसे इमेजिन। अब एक हाथ यहां रखता हूं, दूसरा स्लाइड करने की कोशिश करता हूं, तो धागों में टेंशन आएगा और जैसे जैसे इसको मैं बढ़ाऊंगा वो टेंशन बढ़ेगा, और उसकी मैक्सिमम टेंशन टॉलरेट करने की कैपेसिटी है। नहीं समझ में आई बात? तो वो जो रीअरेंजमेंट से टेंशन बढ़ रहा है वही यहाँ कॉन्टेक्ट फोर्स है। उल्टा होगा, उल्टा रीअरेंज होगा। कॉन्टेक्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आता है ना टेंशन के। नहीं समझ में आई बात? वो रीअरेंजमेंट इज म्यू। कुछ समझ में आई कहानी क्या थी? अब यहां मजेदार चीज एक और आती है कि साहब हम फ्लूइड फ्रिक्शन में तो ये बात करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हम ये बात करने वाले हैं कि एक लेयर दूसरी लेयर पर जब स्लाइड कर रही होती है तो दोनों लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, और वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का अपोज कर रही होती है, और वो अपोजिंग टेंडेंसी ही कहीं ना कहीं विस्कस फोर्स लेके आती है। हम ये बात कर लेते हैं कि अगर मान लो ज्यादा बड़ी लेयर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स कॉन्टेक्ट में आएगी, तो रिलेटिव मोशन का अपोज ज्यादा होगा, इसलिए विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस होगा। बट हियर कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता। फ्रिक्शन का करता है क्या? फ्रिक्शन कभी कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड, जबकि हम यहां भी कह रहे हैं कि ये भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। अब कहानी वापस वही आ गई, कौन सी? प्रेशर एंड फोर्स, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट और एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। नहीं समझ में आई बात? वो कहानी है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे इस डस्टर को आप ऐसे रखोगे, ये तो बहुत डेप्थ की बात है, मैं तो सुपरफिशियली मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ तुम लोगों को कि इसको मैंने ऐसे रखा। तो आप इमेजिन करें कि एक पर्टिकुलर एरिया लो छोटा सा, उस पर एक कॉलम का वेट आ रहा होगा। बात समझ में आई? तो जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे एरिया बराबर कर लो, तो उसको ऊपर का वेट तो उसका नीचे पुश कर रहा होगा ना, ठीक है। ऐसे रख दो तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कांटेक्ट मारेंगे वो कम होंगे, लेकिन वेट ज्यादा है तो क्लोजली स्पेस्ड आएंगे। तो ये देखा गया है कि बाद में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है टोटल और पहले जो हो रही थी उनका सम हमेशा बराबर ही आता है।
तो फिर हम कहते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सेम नहीं है, तो वो रीएडजस्टमेंट हो जाता है, वो जो इंटरलॉकिंग है वो बदल के अपने आप को फोर्स बढ़ा लेता है। और इंटरलॉकिंग भी कुछ और थोड़ी है। इंटरलॉकिंग क्या है? हम कहते हैं ना फ्रिक्शन। ओल्ड व्यू क्या था फ्रिक्शन का, कि दो सरफेसेस में जो इरेगुलरिटीज है उसमें जो इंटरलॉकिंग हुई है वो फ्रिक्शन है। फिर बाद में पता लगा यार इंटरलॉकिंग को कम करो, फ्रिक्शन कम हो जाता है, और बिल्कुल स्मूथ करो तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इसका मतलब कोई और कहानी है। तो आपने क्या कहा, सब कहानी कुछ भी नहीं है, वही है, इंटरलॉकिंग ही है। इंटरलॉकिंग में भी तो मॉलिक्यूलर कांटेक्ट ही आ रहा था। तो अब जब इंटरलॉकिंग बढ़ाते हो तो म्यू बढ़ता है, और अगर आपने इंटरलॉकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि रिलेटिव मोशन करवाना मुश्किल हो जाए, तो आप कहते हैं म्यू मोर देन 1 हो जाएगा। जैसे साइकिल का जो व्हील होता है पीछे, उस पर चेन चढ़ा के रखते हो आप, तो आपने वहां ट्रायंगुलर ग्रूव्स बना रखे, उसमें चेन को फंसा देते हो। तो आपने एक स्पेसिफिक केस बना लिया ताकि वो स्लाइड ना करे उसके ऊपर, उसको खींचती रहे बस। नहीं समझ में आई बात? तो ऐसी सिचुएशन में आपने म्यू मोर देन 1 लेना पड़ेगा। अगर साइकिल पुरानी हो जाती है, हालांकि तुम्हारी कभी नहीं हुई होगी, इस जमाने में साइकिल पुरानी कहाँ होती, नई आती है थोड़े दिन बाद। वो हमारे जमाने में पुरानी होती है। वो भी कैसे कि आप ऐसे, साइकिल का जमाने अलग, बदल गई दुनिया। ऐसे 50 पैसे लेके जाते थे, 50 पैसे में 1 घंटा साइकिल चलाने मिलता है किराए से। उसमें रूल्स को साइन करना होता है, क्योंकि पंचर हो गए तो तुझे पैसे देने पड़ेंगे, गिरा दी टूट गया तो तुझे पैसे देने पड़ेंगे। और बड़े शौक से आधे घंटे 1 घंटे या 50 पैसे साइकिल चला। तो वो उनके पास जिस रेंटेड साइकिल होती है वो पुरानी पुरानी होती थी, तो उनका जो व्हील होता है पीछे पे ग्रूव्स बने होते, तो वो साइकिल रगड़ रगड़ के वो ग्रूव्स जो है वो छोटे हो जाते थे। अगर ज्यादा ताकत से पेडल दे दिया तो स्लिप हो जाती थी चेन उस पर। हेलो। सो ऐसे स्पेसिफिक केसेस के अंदर हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मोर देन 1 कर देते हैं। बट व्हाट इज द फ्रिक्शन एट अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ना। और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में उसका बिहेवियर कभी ना कभी कंजर्वेटिव भी होता है विद इन द गिवन रेंज। इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं, आप सिरे से नहीं नकार सकते। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा बोला जाता है, जैसे एक सवाल अगर तुमने किया हो एसएचएम के अंदर, वो 2 व्हील्स होते हैं, इससे घूम रहे तो एक स्लैब रखी होती है, ऑसिलेट करती है। नहीं किया अभी। तुमने फिजिकल बैलेंस देखा? तराजू, तराजू देखी? तराजू के दोनों पलड़ों में बराबर वेट है, तो उसका बीम हॉरिजॉन्टल रहता है। आपने ऐसे पकड़ रखी, अब वो इक्विलिब्रियम में, सिस्टम रेस्ट पे है, आप इसको हल्का सा पुश कर दो नीचे, वापस ऊपर आता है और वो ऑसिलेशन शुरू कर देता है। आपको नेक्स्ट क्लास में सोच के बताना है रिस्टोरिंग फोर्स किसने दिया। अभी सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स कहां से मिला। भाई आप जी का तो हरकत मत करना ना। एक बच्चे ने इनमें से क्लास में जैसे नहीं पढ़ा रहा था, मैं सवाल जरूर कल डिस्कस करेंगे अपन, सोच के आना। और वो आजकल जैसे सोच के आने की बात करते हैं खुद नहीं सोचते लोग, वो यूट्यूब और पता नहीं क्या खोल के बैठ जाते हैं। अब एक महाशय ने वहां सोल्व कर रखा था, मतलब अच्छा, मैं कहता हूँ ना सुनने वाले भी अकल होनी चाहिए ना कहने वाले से। तो कोई अगर बकवास कर रहा है तो तुम समझो ना यार, मैंने तो एग्जांपल दिया था ना सरफेस टेंशन वाला, मुझे बेवकूफ बना दिया लोगों ने। ठीक है, उस भाई ने क्या कहा, उस तराजू के पलड़े को नीचे करने से जो एज बदला उससे जी बदल दिया। नहीं समझ में आई बात? उस एज के डिफरेंस जी का डिफरेंस लेकर आ गया। अब उस गधे को इतनी समझ में नहीं आ रही बात, देखने वाले को, क्योंकि वो बदला भी, मान भी ले बदल लिया, तो जो नीचे चला उसका जी ज्यादा हो तो उल्टा घूम जाना चाहिए ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो मुझे गुस्सा उस बच्चे पे ज्यादा आया जिसने आगे ये कहानी एग्जैक्टली सिमिलर है किसके की मुझे ये वाली बोतल दे। ठीक, इसको अपन यहाँ रखते हैं, हालांकि इसमें पानी है। आप उसका कुछ नहीं कर सकते यार, ऑनलाइन वहां नहीं जा भाई, ऑनलाइन वाले तो मैं नहीं दिख सकता वहां पे, मैं बोतल नहीं रख सकता। इमेजिन करो हम कुछ कर रहे हैं और किसी के पास हार्ड बोर्ड का कुछ है, तो तेरा क्या बुक है उधर? अरे नहीं, मेरा आईपैड है ना। हाँ, यस यस गुड। ये
इसके ऊपर रखते हैं इसको, ठीक है। इस बोतल को मैं पकड़ लेता हूं और इक्विलिब्रियम लाते हैं। यस, कर रहा है ऑसिलेट। नहीं समझ में आई बात। ये इसको पुश करूंगा उल्टा सा, छोड़ा, उल्टा गया। नहीं समझ में आई बात। तो जो कहानी यहां है वही कहानी वहां है, पर यहां कहानी क्या है? अरे यार भाई कोई नहीं, इसको अपन, मेरा हाथ क्या है? यस, हो गया। उनको ऑनलाइन थोड़ी दिख रहा हो कैमरे से ये ऑसिलेट करेगा। इधर पुश किया और छोड़ा, उल्टा। हाँ मतलब ऐसा होगा ना यार, तुम तो समझ में आ गया ऐसा हो रहा है, ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, तो जो रीजन यहाँ है वही रीजन वहां है, पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कि यहाँ क्या, पहले तो ये पता लगा कि यहाँ क्या रीजन था। यहाँ भी कुछ ना कुछ रीजन तो हो गई। एक सवाल नहीं है एससी वर्मा में कि एक मोटा आदमी, उसे कोई कुछ झुक के उठाना है तो नहीं उठा पाता, गिर जाता है, लेकिन पतला आदमी उठा के गिर लेता है। नहीं समझ में आई बात। सो रीजन क्या है? हम कब तक झुक सकते हैं? हम कब तक झुक सकते हैं? जब तक कि हमारा सेंटर ऑफ मास हमारी टोज के फ्रंट से आगे नहीं निकलेगा। नहीं समझ में आई बात, तब तक ही हम झुक सकते हैं, अदरवाइज तो टॉपलिंग मिलेगी, फिजिक्स के रूल्स अगेंस्ट जा रहे हो आप। तो हम करते क्या है, देखो मजेदार चीज क्या है, तुम एक चीज दिखती है ना, कई बार जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, कुछ और हो रहा होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं झुक रहा हूं, तो मैं एक चीज देख रहा है कि मेरा जो चेस्ट वाला सेक्शन उसको मैं नीचे लेके जा रहा हूं, पर आप मुझे साइड से देखो क्या हुआ। मेरा हिप सेक्शन पीछे गया और चेस्ट आगे आया, ताकि सेंटर मास वहां बना रहे। तो किसी बंदे को तो खूब पतला दुबला है यार, तेरी तो हाईली फ्लेक्सिबल बॉडी है, अब दीवार के टच कर रहा हो जा भाई, अब झुक के बता। नहीं समझ में आया, रवाना। फिजिक्स के रूल्स का वॉल्यूशन नहीं हो सकता ना। तो मोटे आदमी की मजबूरी है बेचारे के पास ना, उसका तो इधर वेट ज्यादा है तो सेंटर मास आगे निकल ही जाता है उसका, तो गिरना तय है उसका। ऐसे बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनते हैं, बहुत सोचने में मजबूर करते हैं यार, क्या लॉजिक है। सेंटर ऑफ मास में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कोइंस का रखना उतना, स्टिक पे सेंटर ऑफ मास ढूंढना, ढूंढते ना आप लोग इसे, दादाजी की लकड़ी नहीं होती, अरे वो एक बैंड हो ही रहती थी ना, तो वो उसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर थोड़ा ना होता है। अब ढूंढने के लिए सेंटर ऑफ मास ढूंढो, सबसे आसान तरीका है उसको दोनों एंड पे फिंगर्स रखो और स्लाइड करो, फिंगर सेंटर ऑफ मास पे मिलेगी। और तरीका क्या है कि दोनों को, अब परफेक्टली सेम नहीं होता, रफली उसका आसपास होगा, ऐसे पकड़ो और दोनों हाथ से फिंगर्स को स्लाइड करके लेके आओ। तो पता है क्या होता है, वो जिधर बैंड वाला एरिया है, बैंड वाले जिधर बैंडिंग तो वेट ज्यादा है ना, इधर नॉर्मल ज्यादा रहता है, इधर नॉर्मल कम रहता है, तो इधर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होता है, इधर फ्रिक्शन कम, तो अपने आप ही कम चलती है ज्यादा चलती है, वहीं आके मिलती है सेंटर ऑफ मास। नहीं समझ में आई बात। फिर आप क्या करो, जहां उंगलियां आके मिली वहां पे हल्का सा इधर उधर ढूंढो, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, वो सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। नहीं समझ में आई बात। ऐसे ही कोइन, कोइन लो और एक नोट लो ऐसा, ठीक है, थोड़ा कड़क नोट होना चाहिए, उस पर कोइन को ऐसे रखो, आप नहीं रख सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्जैक्टली उस शार्प एज पे सेंटर पर रखना मजाक है। लेकिन आप उसको फोल्ड कर दो नोट को ऐसे, आप फोल्ड करके फिर ट्राइंगल बना लो और वहां कोइन रख दो, अब उसको धीरे सीधा करो, अब वो अपना आप सेंटर मास ढूंढ लेगा। अब आप खड़े पे कोइन को ऐसे रख सकते हो। हेलो, छोटी छोटी चीजें मैं मेरे बच्चों को करके दिखाता रहता हूँ, कैसा हो गया, अब पूछते रहते हैं। कल मेरा सर खा गया, वो 4 साल का है मेरा मुआज। ब्लैक होल क्या होता है, उसे कैसे समझाऊं ब्लैक होल क्या होता है, वो पागल हो गया जिसको ग्रेविटी समझ में नहीं आती, जो कुछ समझ में नहीं आता, बहुत देर कोशिश करी, अब वो चक्कर काट का है कि आप तो बताओ ब्लैक होल क्या होता है। उसने कहीं ऐसे सुन लिया कि अगर ब्लैक होल में कोई आदमी चला जाए तो इतना बड़ा आदमी इतना सा बन जाएगा पॉइंट, कहीं किसी वीडियो वीडियो में उसने देख लिया होगा, उसका दिमाग खराब, नहीं इतना बड़ा आदमी इतना सा कैसे बनेगा। अब बताना क्या चाह रहा होगा उस बेचारा गरीब जो कि भाई सब
डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि कोलेप्स को इतना सा बन जाएगा। भाई एक बंदे की डेंसिटी 17 के ऑर्डर में कर रहे हो आप, तो होना ही है ना उसको इतना सा। हमारी अर्थ को ही अगर डेंसिटी ऑफ ब्लैक होल के बराबर डेंसिटी का बनाया जाए तो कुछ सेंटीमीटर हाथ पे रख लो इतनी सी बनेगी। अब उसको कैसे समझाओगे? उसको बड़ा इंटरेस्ट इन सब चीजों में। अभी हम सिक्किम से आ रहे थे घूम के, जो मेरा सर खा गया वो पूरे रास्ते ऐसे मुंह पकड़ के बताओ ना ये क्या होता है। पागल कर देता समझा समझा, पर नहीं समझा देते वो। जैसे बड़ी वाली बेटी वो 6th में है, उसको मैं स्टार्ट किया फिजिक्स पढ़ाना, तो वो आके बैठ जाता है, उसको तो भगे यहाँ से। वो मानता नहीं, वो आके बैठता है वो। अब उसको कुछ भी वर्ड पल्ले नहीं पड़ते, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ते, फिर पूछता रहेगा, फिर दिमाग में सेट कर लेगा, और वो जब याद आएगा तभी पूछता रहेगा। पता नहीं क्या बच्चों की आदत होती है। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे उसकी लगती है वो ये कि वो हर नया खिलौना एक दिन में तोड़ देता है। इट्स गुड थिंग। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो ये कहते हैं कि देखो मैं जब 4 साल का था तब पापा ने ये दिलाया था, अभी मैं 30 साल का हूँ तब भी मेरे पास ऐसा ही है। उन लोगों की फिजिक्स कभी समझ में नहीं आती। बच्चा खिलौना तोड़ रहा है, मतलब वो क्यूरियोसिटी रखता है उसके अंदर है क्या। ये फैक्टर्स होते हैं। मेरा आईपैड कहाँ गया यार? क्लास खत्म, बाय बाय भाई।